प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था संघवाद की विशेषताएं। तो संघवाद की बहुत सारी विशेषताएं थी जो कि हम लोगों ने देखा। आज हम लोग देखेंगे दुनिया में शासन प्रणाली कि शासन प्रणाली कितने प्रकार की होती है। शासन प्रणाली दो प्रकार की होती है। नंबर एक संसदीय शासन प्रणाली, नंबर दो अध्यक्षीय शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली, इन दोनों प्रणालियों के विषय में हमें अध्ययन करना है। तो आज हम लोग विस्तार से देखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली किसे कहते हैं, संसदीय शासन प्रणाली की उत्पत्ति कैसे हुई, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं कैसी हैं और संसदीय शासन प्रणाली भारत में क्यों अपनाई गई। तो इन सब को हम लोग विशेष प्रकार से आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। अब यहाँ निम्न सदन क्या है, उच्च सदन और निम्न सदन। संसदीय शासन प्रणाली में देखा जाए तो दो सदन होते हैं, नंबर एक उच्च सदन, नंबर दो निम्न सदन। निम्न सदन बोला जाता है लोकसभा को और उच्च सदन बोला जाता है राज्यसभा को। तो राज्यसभा और लोकसभा, तो जो लोकसभा होती है वो निम्न सदन होता है। तो संसदीय शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली होती है जिसमें पालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। यह उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसीलिए इसे उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहते हैं। इसमें एक कैबिनेट होती है, मंत्रिमंडल बनाया जाता है, इसलिए इसको मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली भी कहा जाता है। तो आज हम लोग देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली। और संसदीय शासन प्रणाली की उत्पत्ति ब्रिटेन में हुई। ब्रिटेन में 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई, उसी क्रांति के परिणाम स्वरूप संसदीय शासन प्रणाली का जन्म हुआ। अब संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या है। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं यही हैं कि इसमें जो होती है कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के प्रति संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। जब तक निम्न सदन में आपकी बहुमत रहेगा तब तक जो है आपकी सरकार रहेगी, और जब बहुमत नहीं रहेगा तो सरकार आपकी गिर जाएगी। और भारत में ये शासन प्रणाली क्यों अपनाएगी। भारत में ये शासन प्रणाली इसलिए अपनाई गई प्यारे बच्चों, क्योंकि हमारा देश काफ़ी समय से अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। उस गुलामी की वजह से अंग्रेज़ों ने जैसे जैसे कानून हमारे यहाँ लागू किया वैसे वैसे हमको देखने की आदत पड़ गई, और हम लोगों ने संसदीय शासन प्रणाली को धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। इस वजह से जो है एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि संसदीय शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व है। यदि सरकार सही से काम नहीं करती है, यदि अविश्वास प्रस्ताव ले दिया जाता है तो सरकार गिर जाती है। इसमें एक प्रकार से देखा जाए तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही होती है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि इसकी हम लोग नोट्स कैसे तैयार करना है। इसको हम विशेष तौर पे इसलिए प्यारे बच्चों कहते हैं, ये नोट्स आपको कभी बहुत ही कम मिलेगी। आपको लेक्चर बहुत मिलेंगे लेकिन नोट्स जो मैं लिखवा रहा हूँ ये आपको बहुत ही कम मिलेंगी। तो आइए प्यारे आप देखते हैं शासन प्रणाली। शासन प्रणाली दो तरह की होती है। नंबर एक संसदीय शासन प्रणाली जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, नंबर दो अध्यक्षीय शासन प्रणाली जिसको आप बोलते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के निम्न सदन के प्रति सतत रूप से उत्तरदायी होती है। इस प्रणाली में न केवल सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है बल्कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी कार्य करता है। अर्थात एक मंत्री के विरुद्ध भी निम्न सदन अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो सरकार को भी त्यागपत्र देना पड़ जाता है। इसलिए इस शासन प्रणाली को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रणाली में सत्ता एक मंत्रिमंडल या कैबिनेट में होती है, इसलिए इसे मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इस शासन प्रणाली में देश के दो प्रधान होते हैं। इस शासन प्रणाली में देश के दो प्रधान होते हैं। नंबर एक राष्ट्र का संवैधानिक या औपचारिक या प्रतीकात्मक प्रधान। संवैधानिक प्रधान को ब्रिटेन में सम्राट कहा जाता है और भारत में राष्ट्रपति कहा जाता है। इसे विवेक का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। भारत में जो हमारा भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। इसे ही आप प्रतीकात्मक प्रधान कह सकते हैं, इसे ही आप औपचारिक प्रधान कहते हैं। यद्यपि सारे कार्य प्रधानमंत्री करता है लेकिन राष्ट्रपति के नाम से करता है। हमारे देश का जो संवैधानिक प्रधान है वो राष्ट्रपति है। इसे विवेक का अधिकार नहीं होता है। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टियां तरह तरह के डिस्कस करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर
कि राष्ट्रपति गूंगे को बना दिया, राष्ट्रपति महिला को बना दिया, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। आखिर आप संविधान को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको दिखाई देगा, उसमें समझ में आएगा कि राष्ट्रपति को कोई अधिकार ही नहीं है तो आखिर करेगा क्या वो। जो भी कार्य करना होता है वो हमारी सरकार करती है, यानी कि प्रधानमंत्री के सलाह से वो काम करेगा, प्रधानमंत्री जो कहेगा उसको करना है। तो अब नंबर 2 देखिए, राष्ट्र का वास्तविक प्रधान। राष्ट्र का वास्तविक प्रधान अर्थात सरकार का वास्तविक प्रधान। सरकार का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, जो कि मंत्रिपरिषद की सहायता से देश का शासन करता है। व्यवहारिक तौर पर संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग यही करता है। व्यवहारिक तौर पर संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है, लेकिन इसे राष्ट्रपति के नाम से करता है। इसीलिए प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम, ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा की उपाधि दी जाती है। प्रधानमंत्री को क्या उपाधि दी जाती है? समकक्षों में प्रथम, ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा की उपाधि दी जाती है। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं। अब संसदीय शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं, आइए देखते हैं हम लोग। संसदीय शासन प्रणाली में सबसे पहली विशेषता यह है कि संसद के निम्न सदन के प्रति सरकार उत्तरदायित्व होती है। नंबर 2, राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान सरकार के वास्तविक प्रधान की नियुक्ति करता है, अर्थात राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। यहाँ पर आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आप बताएंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। सरकार तभी तक अपने पद पर रह सकती है जब तक कि निम्न सदन का विश्वास प्राप्त है। यदि लोकसभा में विश्वास मत है तो सरकार है, यदि विश्वास मत हासिल नहीं है तो सरकार नहीं है। आइए देखिए संसदीय शासन प्रणाली की उत्पत्ति। संसदीय शासन प्रणाली की उत्पत्ति ब्रिटेन में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति से माना जाता है। गौरवपूर्ण क्रांति के परिणाम स्वरूप संसदीय शासन प्रणाली का जन्म हुआ। ब्रिटेन का राष्ट्राध्यक्ष संवैधानिक प्रधान सम्राट होता है। ब्रिटेन में संसद ही संप्रभु है। हमने आपको पहले ही संविधान पढ़ाते समय ये बताया था कि वहाँ पर कैसी शासन प्रणाली है। तो ब्रिटेन में संसद ही संप्रभु है, लेकिन हमारे देश भारत में संविधान संप्रभु है। संप्रभुता किसमें निहित है? हमारे देश में संविधान संप्रभु है और ब्रिटेन में संसद संप्रभु है। ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों को ध्यान रखने चाहिए। ब्रिटेन में संसद ही संप्रभु है जबकि भारत में संविधान संप्रभु है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाए जाने के कारण, भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाए जाने के 2 निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, भारत ब्रिटेन का गुलाम था और इस शासन प्रणाली का भारत में प्रयोग हो रहा था, तो आम जनमानस इस प्रणाली से काफ़ी परिचित हो गया था। नंबर 2, यह प्रणाली उत्तरदायित्व के सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कार्य करती है, इसलिए भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। प्यारे बच्चों, आज हम लोग ये देख रहे हैं कि संसदीय शासन प्रणाली की उत्पत्ति कैसी हुई, संसदीय शासन प्रणाली कहते किसको है, संसदीय शासन प्रणाली में कितने देश के प्रधान होते हैं, अर्थात संसदीय शासन प्रणाली में देश के 2 प्रधान होते हैं। नंबर 1 संवैधानिक प्रधान, नंबर 2 वास्तविक प्रधान। संवैधानिक प्रधान को राष्ट्रपति बोला जाता है और वास्तविक प्रधान को प्रधानमंत्री बोला जाता है। तो आज हम लोगों ने इसको विस्तार से अध्ययन किया। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे अध्यक्षीय शासन प्रणाली। जब हम लोग इसका विस्तार से अध्ययन कर लेंगे तब हम देखेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास, अर्थात भारत लगभग 200-250 वर्षों से अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है, तो उस शासन प्रणाली का हमारे देश पर कैसे कैसे प्रभाव पड़ा, तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली का विस्तार कैसे हुआ, तो हम लोग इसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।